नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अल्फा लेजर पर। क्या हो जब आपको अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आए जिससे आप आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो आपको अपने जन्मदिन की रात अपने कॉलेज के हॉस्टल रूम में बुलाए। आप धड़कते दिल के साथ पुरानी यादों को समेटे वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही आप कमरे का दरवाजा खोले तो सामने उसकी मुस्कुराती हुई सूरत नहीं बल्कि उसकी ठंडी लाश आपका इंतजार कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, आज दल्फा लेजर पर हम बात करने जा रहे हैं मशहूर लेखक चेतन भगत की सबसे थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी किताब द गर्ल इन रूम 105 की। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के बंद कमरों में छिपे उन काले राजों की कहानी है जिसने पूरी पुलिस व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपके होश उड़ा देगा। भाग 2, केशव की अधूरी मोहब्बत। कहानी का मुख्य किरदार है केशव राजपुरोहित। केशव एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता है। उसने IIT, IIT जैसे बड़े संस्थान से पढ़ाई की है, लेकिन आज वो अपनी नौकरी और अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता है और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन केशव की जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी उसका करियर नहीं बल्कि उसका अधूरा प्यार है। कॉलेज के दिनों में उसे एक लड़की से प्यार हुआ था जिसका नाम था ज़रारा खान। ज़रारा एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की जो बेहद खूबसूरत, समझदार और जिंदा दिल थी। वहीं दूसरी तरफ केशव एक पारंपरिक और बेहद रूढ़िवादी हिंदू परिवार से था। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ बहुत खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह सीरियस थे, लेकिन जैसे ही परिवारों को इस रिश्ते का पता चला, मजहब की दीवार बीच में आ खड़ी हुई। दोनों के परिवारों के बीच भयंकर झगड़े हुए और आखिरकार परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हुए ज़रारा ने केशव से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप को 4 साल बीत चुके हैं। ज़रारा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने एक सफल बिजनेसमैन रघु से सगाई भी कर ली है, लेकिन केशव आज भी उसी जगह खड़ा है। वो हर रात शराब के नशे में डूबकर सिर्फ ज़रारा को याद करता है। उसे पागलों की तरह कॉल्स और मैसेजेस करता है जिन्हें ज़रारा हमेशा इग्नोर कर देती है। केशव का दोस्त सौरभ, जो उसका रूममेट भी है, वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ज़रारा को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन केशव के दिल पर तो जैसे ज़रारा का नाम छप चुका था। भाग 3, 9 मार्च की वो खौफनाक रात। और फिर आती है 9 मार्च की वो तारीख जो केशव की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन ज़रारा का जन्मदिन था। रोज की तरह केशव अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था और पुरानी तस्वीरों को देखकर रो रहा था। रात के करीब 12 बज चुके थे। केशव नशे में पूरी तरह धुत था। वो ज़रारा को विश करने के लिए फोन उठाने ही वाला था कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है और भेजने वाले का नाम देखकर केशव के हाथ कांपने लगते हैं। वो मैसेज ज़रारा का था। 4 साल बाद ज़रारा ने खुद उसे मैसेज किया था। मैसेज में लिखा था, केशव, क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं IIT के गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 105 में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्लीज कोई बहाना मत बनाना, बस आ जाओ। केशव का नशा जैसे एक झटके में हवा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे कि आखिर 4 साल बाद, अपनी सगाई के बाद, ज़रारा उसे आधी रात को अपने हॉस्टल के कमरे में क्यों बुला रही है? क्या वो आज भी उससे प्यार करती है? क्या वो कोई नया फैसला लेने वाली है? बिना वक्त गंवाए केशव अपनी बाइक उठाता है और दिल्ली की सुनसान सड़कों पर दौड़ पड़ता है। रात के करीब 1 बजे वो IIT कैंपस पहुंचता है। गर्ल्स हॉस्टल के चारों तरफ सन्नाटा था। गेट से अंदर जाना नामुमकिन था, इसलिए केशव हॉस्टल की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसता है और दबे पांव रूम नंबर 105 की खिड़की की तरफ बढ़ता है। भाग 4, रूम नंबर 105 का मंजर। कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी। केशव बेहद सावधानी से
खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर कदम रखता है। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की हल्की सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। कमरे में अजीब सी शांति थी। केशव धीरे से फुसफुसाता है, ज़रारा, मैं आ गया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। केशव आगे बढ़ता है और देखता है कि बेड पर कोई चादर ओढ़े सोया हुआ है। केशव मुस्कुराता है। उसे लगता है कि ज़रारा हमेशा की तरह उससे मजाक कर रही है। वो बेड के पास जाता है, घुटनों के बल बैठता है और धीरे से चादर हटाकर ज़रारा के चेहरे को छूता है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ज़रारा की त्वचा से छूती हैं, केशव के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। ज़रारा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसमें कोई हरकत नहीं थी। घबराहट में केशव का हाथ दीवार पर लगे स्विच बोर्ड की तरफ जाता है और वो कमरे की लाइट ऑन कर देता है। और जैसे ही रोशनी होती है, जो मंजर केशव के सामने था, उसे देखकर उसकी चीख गले में ही दब जाती है। ज़रारा सो नहीं रही थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। किसी ने बहुत ही बेरहमी से तकिए से उसका दम घोंटकर उसका कत्ल कर दिया था। ज़रारा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। भाग 5, खुद को साबित करने की चुनौती। केशव के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो सदमे में था। जिस लड़की से वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वो उसके सामने एक बेजान लाश बनकर पड़ी थी। केशव रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। वो सोचता है कि अगर इस वक्त वो यहाँ पकड़ा गया तो पुलिस सबसे पहले उसी पर शक करेगी। एक पागल एक्स गर्लफ्रेंड जो रात के अंधेरे में दीवार फांद कर कमरे में घुसा, पुलिस के लिए वो सबसे परफेक्ट कातिल था। केशव तुरंत वहां से भागने की सोचता है। वो खिड़की की तरफ बढ़ता भी है, लेकिन तभी उसका ज़मीर उसे रोक लेता है। वो सोचता है कि अगर वो आज भाग गया तो ज़रारा के कातिल को कभी सजा नहीं मिलेगी और दुनिया हमेशा यही समझेगी कि केशव ने ही अपनी सनक में आकर ज़रारा को मारा है। केशव एक बड़ा फैसला लेता है। वो हॉस्टल से बाहर आता है और अपने दोस्त सौरभ को सब कुछ सच सच बताता है। शुरुआत में सौरभ डर जाता है और केशव को पुलिस से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन केशव अड्डा रहता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, तफ्तीश शुरू होती है। जैसा कि उम्मीद थी, पुलिस केशव को हिरासत में ले लेती है और उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। लेकिन केशव के पास अपनी बेगुनाही का एक ही सबूत था, वो मैसेज जो ज़रारा ने उसे भेजा था। जब पुलिस ज़रारा का फोन चेक करती है तो मामला और उलझ जाता है, क्योंकि ज़रारा के फोन से वो मैसेज डिलीट हो चुका था। किसी ने बड़ी चालाकी से सबूत मिटा दिए थे। काफी जद्दोजहद और सौरभ की मदद के बाद पुलिस केशव को छोड़ तो देती है, लेकिन वो अभी भी मुख्य संदिग्ध था। अब केशव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और ज़रारा को इंसाफ दिलाने के लिए। उसे खुद असली कातिल को ढूंढना होगा। भाग 6, शक के दायरे में 3 चेहरे केशव और सौरभ खुद इस केस की छानबीन शुरू करते हैं। वो ज़रारा की जिंदगी के उन हिस्सों को खंगालना शुरू करते हैं जिनके बारे में आमतौर पर कोई नहीं जानता था। और जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं, उनके सामने 3 ऐसे संदिग्ध आते हैं जिनके पास ज़रारा को मारने की बहुत बड़ी वजह थी। पहला संदिग्ध था रघु लक्ष्मी नारायण। रघु, जिससे ज़रारा की सगाई हुई थी। रघु एक बेहद अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन था, लेकिन छानबीन में पता चलता है कि रघु बेहद पॉजिटिव और शक्की मिजाज का इंसान था। उसे ज़रारा के पास्ट से दिक्कत थी और उसे शक था कि ज़रारा आज भी केशव के संपर्क में है। कत्ल की रात रघु की लोकेशन भी संदिग्ध पाई गई थी। क्या रघु ने गुस्से और जलन में आकर ज़रारा की जान ले ली? दूसरा संदिग्ध था प्रोफेसर सक्सेना। प्रोफेसर सक्सेना जो उसी कॉलेज में पढ़ाते थे जहां ज़रारा रिसर्च कर रही थी। प्रोफेसर सक्सेना की इमेज कॉलेज में एक ठरकी प्रोफेसर की थी। पता चलता है कि वो पिछले काफी समय से ज़रारा पर गलत नजर रख रहे थे और उन्होंने ज़रारा को प्रपोज भी किया था, जिसे ज़रारा ने सरेआम ठुकरा दिया था और प्रोफेसर को बेइज्जत किया था।
क्या प्रोफेसर ने अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जरारा को रास्ते से हटा दिया? तीसरा और सबसे चौंकाने वाला संदिग्ध था सिकंदर। सिकंदर जो जरारा का सगा भाई था। सिकंदर कश्मीर के एक ऐसे कट्टरपंथी और संदेहास्पद संगठन से जुड़ा हुआ था जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। सिकंदर इस बात के सख्त खिलाफ था कि उसकी बहन दिल्ली में रहकर इस तरह की मॉडर्न लाइफ जिए और किसी गैर मजहब के लड़के से रिश्ता रखे। जरारा को अपने भाई के इन काले कारनामों का पता चल चुका था और वो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली थी। क्या एक भाई ने अपनी ही बहन को अपने राज छुपाने के लिए मौत के घाट उतार दिया? भाग 7 क्लाइमैक्स का मोड़ और अंत। केशव और सौरभ जैसे जैसे इन तीनों संदिग्धों के पीछे भागते हैं, कहानी का सस्पेंस गहराता चला जाता है। हर बार जब उन्हें लगता है कि वो कातिल के करीब पहुंच चुके हैं, तभी एक नया मोड़ आकर उन्हें भटका देता है। कातिल इन तीनों में से ही कोई एक था या फिर कोई ऐसा चौथा इंसान जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा था? वो कौन था जिसने जरारा के फोन से वो मैसेज डिलीट किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केशव अपनी जान जोखिम में डालकर उस कातिल के चेहरे से नकाब हटा पाएगा? दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री का अंतिम सच और वो खौफनाक क्लाइमैक्स जहां कातिल का नाम सामने आता है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली कातिल कौन था और चेतन भगत की इस किताब का वो चौंकाने वाला अंत क्या था, तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए पार्ट 2। अगर इस वीडियो पर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत जल्द हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप पूरी किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो असली बुक खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। तब तक के लिए, अगर आपको हमारी ये कोशिश और ये सस्पेंस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की थ्रिलिंग समरीज के लिए हमारे चैनल द अल्फा लेजर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए द अल्फा लेजर। धन्यवाद।